खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं मिली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 2 हफ्ते में हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब जरूर मांगा है। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से बयान दिया जा रहा है, कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। केजरीवाल ने ईडी के समन को दरअसल चुनौती दी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि केजरीवाल को गिरफ्तारी से किसी तरीके की कोई राहत अदालत ने अपने फैसले में नहीं दी है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त ऐसे शख्स हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहा जाता है और बहुत बड़ा रणनीतिकार भी। हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक जी हैं, सांसद भी हैं पंजाब से राज्यसभा के। चुनाव से पहले आपकी राह आसान नहीं है, जिस तरीके से पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लगातार 9 समन ईडी भेज चुकी है, तो आपका जो ब्रांड चेहरा है, अगर वो गिरफ्तार हो जाता है चुनाव से पहले, तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए चुनाव बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? फिर कैसे प्रचार प्रसार आपका होगा? देखिए, बीजेपी का मेन मकसद ही यही है कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को इस चुनाव से बाहर किया जाए, और इस मकसद को लेकर ये आज से नहीं कई महीनों से प्लानिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अपने षड्यंत्र ये बुनते गए हैं, षड्यंत्र बुनते गए। आधे से ज्यादा हमारे प्रमुख लीडर को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। तो ये पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और केजरीवाल जी को जेल में डालकर ये पूरी तरीके से चुनाव से बाहर रखना चाहते हैं। ये पूरा केस राजनीतिक है, षड्यंत्र का एक स्वरूप है। ईडी के सारे सम्मन्स जो आए थे वो इल्लीगल सम्मन्स है। इनके जो भी पॉलिटिकल पंडित हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके कैलकुलेशन गलत साबित होंगे। अगर ये केजरीवाल जी को गिरफ्तार करते हैं तो सुनामी आएगा जनता के बीच, और हम जितनी सीटें जीत रहे थे उससे कहीं ज्यादा सीटें जीतेंगे। चेहरे की कमी नहीं हो जाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कोई आपके पास नहीं होगा, फिर कैसे आप आगे काम करेंगे? जनता के लिए केजरीवाल तो है ही है। जनता के लिए केजरीवाल है। जेल में बैठेंगे तो जनता चुनाव लड़ेगी। अब जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अगर केजरीवाल को ये जेल में डालते हैं तो जनता इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के खुद प्रचार करेगी। फिर नेता की जरूरत कहां है? फिर तो चुनाव बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन आखिरी सवाल सर ये रहेगा कि समन पर चले क्यों नहीं जाते हैं? अगर आपको लगता है पूरी प्लानिंग आपके पास है, आपके पास चेहरे की कोई दिक्कत नहीं है, तो समन पर जाते क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल? क्योंकि सम्मन इल्लीगल है, सम्मन षड्यंत्र है, सम्मन पॉलिटिकल है। हम वो लोग नहीं है जो इनके षड्यंत्र में फंस जाए। हमको इनके षड्यंत्र में घुसना भी आता है, उसको तोड़ के बाहर निकलना भी आता है। और अंत पंत में हम न्याय और कानून के पास गए हैं। कानून व्यवस्था में इस देश में है, हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर, वो निर्णय लेगी। ये ईडी सीबीआई का जो ऑर्डर है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से आता है। आज पहले का समय गया अलग, जब ईडी और सीबीआई की कोई इज्जत होती है। आज बच्चे से जाके पूछो ईडीआई सीबीआई क्या है, तो वो बोलेंगे वो बीजेपी के विंग है, उनके ऑफिस से आता है। भाई, बीजेपी के ऑर्डर को हम क्यों माने? और आइए जरा इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल जिस पर बात करने जा रहे हैं, क्या केजरीवाल पर शिकंजा कस रहा है? एक तरफ अभय समन पर समन, दूसरी तरफ कोर्ट से कोई राहत नहीं, तो कुल मिलाकर शिकंजा तो यहां पर कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसका राजनीतिक तौर पर चुनावी माहौल में फायदा या नुकसान ज्यादा क्या होगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, पत्रकारों और समीक्षकों, जानकार लोगों के बीच में तो हमेशा ये चर्चा चलती रहती है कि लोग पूछते रहते हैं आपस में कि भाई केजरीवाल जी को कब गिरफ्तार किया जाएगा, अब गिरफ्तार किया, तब गिरफ्तार किया। ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, और इसका कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास एक खास तरह का रणनीतिक मानस है, और वही अकेले व्यक्ति हैं जिनको ईडी ने सम्मन दिए जो इस मामले को कानूनी दायरे में ले आए हैं। बाकी लोग नहीं ला पाए। बाकी लोग ईडी ने बुलाया, गए नहीं गए, पकड़ लिए गए या छोड़ दिए गए, वो इस तरह चलता रहा। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस मसले को कानूनी दायरे में लाए। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है। इस पे ईडी को खुद ही अदालत में जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल अदालत नहीं गई, ईडी अदालत में गई, और उसने कहा कि भाई ये कह रहे हैं गैर कानूनी है, अब आप बताइए कानूनी है कि नहीं है। तो अभी ये सब चीजें कानून के दायरे में हैं। लोग अभी खबर ये आ रही है कि उनको गिरफ्तारी से राहत नहीं है, लेकिन साथ में ये भी देखिए उनको 22 अप्रैल तक की राहत मिल गई है। मतलब 22 अप्रैल में, अब 22 अप्रैल का मतलब क्या है? तकरीबन 1 महीने से भी कुछ ज्यादा यही स्थिति, 1 महीने से ज्यादा मामला आगे बढ़ गया है। इस बीच में ईडी जो भी संबंध होगी तो फिर आम आदमी पार्टी का तर्क होगा। तो ये एक तरह का तुम डाल हम पात किस्म का एक जो है वो रणनीतिक जद्दोजहद चल रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और अरविंद केजरीवाल के बीच में। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। ठीक है अक्कू जी, लेकिन ये जो डाल पात वाला मामला जिसका अभय जी अभी जिक्र कर रहे थे चल रहा है, इससे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सियासत, उसे नुकसान या फिर कहीं ना कहीं उसको फायदा आपको लगता है कि हो रहा है?
कोशिश तो ये है कि कोई नुकसान ना होने पाए। हाँ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं भारतीय विपक्ष की राजनीति में जो सीधे मोर्चा ले रहे हैं। कई बार बड़े नेता, इनसे बड़ी पार्टियों के नेता नहीं मोर्चा ले पा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपने रणनीति से, अपने कानून से, अपने नीम से, अपने तरीके से शतरंज का खेल ये भी उतना ही बढ़िया खेलने की कोशिश कर रहे हैं जितनी और बड़ी पार्टियां कर रही हैं। तो इसलिए इनको नुकसान ना होने पाए, फ़ायदा होगा नहीं होगा ये नुकसान ना हो पाने के लिए तमाम दांव पेच, और क्योंकि इनके पास भी उस तरीके के लोग हैं जो राय ठीक ठाक तरीके से देते हैं, और ख़ुद ये अपनी इमेज इन्होंने जिस तरीके से बनाई है उसमें यह है कि आपका बेटा, और ये बड़ा इमोशनली भी खेलते हैं। इनके साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, कानून का इस्तेमाल करते हैं, और इमोशनल जो दांवपेच है वो बहुत अच्छा खेलते हैं। इस वजह से लड़ाई लंबी होती चली जा रही है, और आने वाले दिन मुझे तो लगता है, जैसे मैं ठीक है पर्सनल गट्स हो सकते हैं, अपनी वो चीज़ें हो सकती हैं, मुझे लगता है चुनाव तक मामला खींचेगा और ऐसे ही चलेगा। रास बिहारी जी, देखिए, अगर एक तरह से केजरीवाल घिर गए पूरी तरह से घिर गए हैं, क्योंकि आरोप एक तरह से आरोपी मतलब बेल है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मामला ऐसा है कि उन्हें अदालत से बेल लेनी पड़ी। जनता में तो यही मैसेज जा रहा है ना कि, और जिस तरह से अब नए तथ्य सामने आ रहे हैं कि एक हफ्ता का बयान को एक बड़ा आधार बनाया जा रहा है कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही थी ना कि लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन ईडी ने और सीबीआई ने पूरे लेन देन का ब्यौरा, कहाँ पैसा आया और कहाँ गया, कहाँ खर्च किया, ये दिया ना कि ये पैसा यहाँ से आया, गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, ये पैसा यहाँ से आया, यहाँ खर्च किया गया। तो वो एक कड़ी तो जोड़ ली है ईडी ने और सीबीआई ने भी, और आम आदमी पार्टी को डर भी है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। हो सकता है ऊंची अदालत में जाके ईडी और सीबीआई अगर अपनी अपील लगाएंगे तो उन्हें वहाँ से गिरफ्तार करने की छूट मिल सकती है। तो आने वाला दिन जो है केजरीवाल, वैसे भी देखिए दिल्ली में 2 बार से केजरीवाल कोई असर नहीं दिखा पा रहे हैं, तीसरी बार तो उनके 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अब ठीक है, अब वो गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन जो केजरीवाल जो जैसे कह रहे थे आकू जी कि इमोशनल कार्ड खेलते हैं, अब उनका इमोशनल कार्ड का भी खुलासा हो गया है। लोग ये समझ रहे हैं कि वो केवल बेवकूफ़ बना के जनता के इमोशनल बना के वोट ले लेते हैं। ठीक है सर, आप पैसे की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो कड़ियां जोड़ ली हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से तो प्रोफेसर चंद्रचूड़ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि साहब 1 रुपया तक तो इन्होंने बरामद नहीं किया है, 1 रुपया दिखा दें कहाँ से इन्होंने हासिल किया, और इसी को आधार बनाकर वो ये कहती है कि ईडी और कुछ नहीं, सिर्फ जो केंद्र की बीजेपी सरकार है उसकी कठपुतली की तरह काम कर रही है। ये ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि पैसा बरामदगी नहीं हुई है, ये उनका एक डिफेंस हो सकता है, पर सच तो ये भी है कि जितने भी आरोपी हैं केजरीवाल जी के, और ख़ास करके मुख्य जो नेता हैं, वो बरसों से अब जेल में हैं, महीनों से जेल में हैं, और अभी तक उनको कोई इस पर कोई रिलैक्सेशन नहीं हुआ है, कोई उनको कोर्ट से फ़ायदा तो नहीं हुआ, कोर्ट से कोई उनको राहत तो नहीं मिली है। मैं एक बात ये यहाँ स्पष्टता कहना चाहूँगा कि राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से धूमकेतु की तरह चमके थे केजरीवाल, आज कहीं ना कहीं उस चमक में कहीं ना कहीं कमी तो आई है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राजनीति से वो बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं और राजनीति में उनका कोई रेलेवेंस नहीं है, परंतु जिस प्रकार से वो चमके थे, आज उसकी चमक की में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है। एक बात। दूसरी बात मैं एक और ये कहना चाहूँगा, इस पूरे चक्कर में केजरीवाल जी ने अपने लिए एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहे बेशक बना ली हो नीचे एक तबके की, परंतु ये भी फैक्ट है कि कम से कम दिल्ली का मध्य वर्ग जो है वो उनसे काफ़ी उदासीन हो गया, काफ़ी उनसे अलग होता जा रहा है। एक समय था जब मध्य वर्ग ही केजरीवाल के राजनीति का एक बहुत बड़ा आधार होता था, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से दिल्ली की स्थिति और दिल्ली में जो गवर्नेंस है वो जिस प्रकार से कम होता जा रहा है, चाहे सड़कों का सवाल हो या जिस प्रकार से धड़ल्ले से हर एक प्रकार से लाइसेंसिंग दी गई है, तो मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं उनसे अलग थलग पड़ता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो कई ऐसे संस्थाएं हैं जहां महीनों से शिक्षकों को सैलरी नहीं दी जा रही है। तो आपके आकलन के हिसाब से तो फिर चुनाव में बहुत नुकसान उठाना बिल्कुल उठाना पड़ सकता है, मेरा परसेप्शन है ये। ठीक है, एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले खबर दिखाई थी कि 90 के दशक का बाहुबली अशोक महतो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहता है। कल ही अशोक महतो ने शादी रचा ली।
इस वक्त की बड़ी खबर यह है, अशोक महतो अपनी पत्नी के साथ राबड़ी आवास पर पहुंचा है। अशोक महतो को चुनाव लड़ने की मंशा थी, लेकिन जिस तरीके का अतीत अशोक महतो का रहा है, ऐसे में कोई भी पार्टी अशोक महतो को अपना उम्मीदवार बनाकर रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इसीलिए अशोक महतो की तरफ से प्लान बी पर काम किया गया। अशोक महतो ने कल ही शादी रचा ली है और अब आज राबड़ी आवास पर पत्नी को लेकर पहुंचे हैं अशोक महतो। अशोक महतो चाहते हैं मुंगेर से ललन सिंह की जो सीट है वहां से वो चुनाव मैदान में उतरे और अगर खुद नहीं तो फिर पत्नी को कम से कम टिकट दिलवाया जाए। इसीलिए आनन फानन में ये शादी जो अशोक महतो ने की है, कल ही शादी हुई है। दिल्ली की रहने वाली हैं अनीता, जिनसे अशोक महतो ने शादी की है और शादी करने के बाद अब पहुंच गए बिहार राबड़ी आवास पर मुलाकात करने के लिए आरजेडी के नेतृत्व से। आप जानते हैं एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे मैं शो लेकर आती हूं आपके लिए, चुनाव की सबसे विश्वसनीय खबरें जिसमें होती हैं ऐलान जंग। सोमवार को ही ये खबर मैंने आपको बताई थी कि अशोक महतो 90 के दशक में जिसका दबदबा चलता था बिहार में, वही अशोक महतो अब जेल से बाहर आने के बाद चुनाव लड़ने की फिराक में है। मुंगेर सीट से आरजेडी का प्रत्याशी बनना चाहता है, लेकिन आरजेडी ने अशोक महतो के बैकग्राउंड की वजह से कहीं ना कहीं हाथ खींचे हुए हैं और ऐसे में अशोक महतो प्लान बी पर काम कर सकता है। तो वही प्लान बी अशोक महतो ने दिल्ली में अनीता से शादी रचाई। बिहार पहुंच गए हैं दिल्ली की रहने वाली अनीता, जिनसे अशोक महतो ने शादी रचाई। चलिए हो गया चलिए प्रणाम भैया, भैया प्रणाम। क्या भगवान मंदिर में जाता है तो फिर भगवान है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, आरजेडी को दिक्कत होती है अशोक महतो को टिकट देने में, लेकिन अब तो शादी करके पत्नी को लेकर गए हैं आशीर्वाद दिलवाने के लिए आरजेडी से। टिकट मिलने का आशीर्वाद मिला क्या आरजेडी नेतृत्व से? इंग्लिश में फ्रेज है ना, मैरिज ऑफ नहीं है, तो शायद पैसे ही दिनों के लिए ऐसे फ्रेज बनाए गए थे कि मैरिज और टिकट, ये जो शादी के करने के पीछे जो मकसद है वो टिकट पाना था। तो जो टिकट है वो लगभग कंफर्म है मुंगेर सीट से, तभी वो मिलने पहुंचे हैं राबड़ी आवास पर। लालू और तेजस्वी दोनों मौजूद हैं और दोनों से इनकी मुलाकात हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसके पहले भी जो सिवान में अजय सिंह जो बाहुबली थे उन्हें टिकट जेडीयू नहीं देना चाह रही थी, उनकी पत्नी कविता सिंह को दी गई टिकट, और वो भी तब जब वो शादी करके आए थे। जब तक टिकट नहीं मिला था उसके पहले वो कुंवारे थे और फिर शादी की और तुरंत, यानी चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत है, तो बिहार में भी ये लगातार बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चट मंगनी पट ब्याह, 55 साल के अशोक महतो शादी कर ली है उन्होंने, राबड़ी आवास पर मौजूद हैं और जिस तरीके की जानकारी हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार दे रहे थे, नए जोड़े को आशीर्वाद के तौर पर मुंगेर सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट आरजेडी थमाने की तैयारी में। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन बेहद खुश नजर आ रहे थे। अशोक महतो अपने चुनावी प्लान के बारे में क्या कहते सुनाई दिए, जरा ये देखिए। जनता का जो पुकार है था, इसी के पुकार के कारण हम शादी किए और शादी कर करके पत्नी को लड़ाना चाहते हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किस पार्टी प्रयासरत है, ऐसे लालटेन से आरजेडी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पत्नी को लड़ाएंगे। जीवन की शुरुआत है तो सब अच्छा ही लग रहा है, सबका इतना सा प्यार है, स्नेह है, ममत्व है, तो डेफिनेटली रंग लाएगी, जो होगा अच्छा ही होगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए शादी वाला दाव। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति से एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, पप्पू यादव की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं। ये बात करीब करीब तय हो गई है। कांग्रेस के टिकट पर ही पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीती रात पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव से पप्पू यादव की मुलाकात भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक लालू परिवार ने पप्पू यादव को कांग्रेस में उनकी पार्टी के विलय की हरी झंडी दे दी। लालू परिवार ही था जिससे अलग होकर पप्पू यादव ने अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और लालू परिवार की वजह से ही माना जाता था कि पप्पू यादव जो हैं उनका कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं हो पाता है। लेकिन अब लालू परिवार से हरी झंडी मिलने के बाद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होना तय।
खबर महाराष्ट्र से है, जहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर डील तय हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 21 मार्च को मुंबई में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। राजू शेट्टी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी इंडिया गठबंधन से लगभग बाहर, मानिए आप। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उसमें शिवसेना उद्धव गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस पार्टी, यही 3 दल हैं। बड़ी तस्वीर यही उभर रही है। चाहे प्रकाश अंबेडकर हो, चाहे राजू शेट्टी हो, दोनों ही इंडिया गठबंधन से इस समय बाहर माने जा रहे हैं। सवाल बड़ा यह हो जाता है कि महाराष्ट्र में आखिर इंडिया गठबंधन में भी जो अभी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, उस पर भी अभी सवालिया निशान इस रूप में लगा हुआ है कि ऐलान होना बाकी है। वहां दूसरी तरफ जो महायुति है, वहां पर भी आसानी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल नहीं पा रहा, बन नहीं पा रहा। आखिरकार महाराष्ट्र में इतना पेच क्यों है? अभय जी, देखिए, महाराष्ट्र में पूरी राजनीति ही पेचीदा है और उस वक्त से पेचीदा हुई है जब से उद्धव ठाकरे ने एनडीए छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस संतुलन की तलाश कर रही है कि किसी जिसमें वो विश्वस्त हो सके कि उसके वोट उसे मिलेंगे। यानी जब शिवसेना के साथ मिलकर लड़ती थी तो जो एक चुनावी श्रेष्ठता उसके पास थी, वो श्रेष्ठता उसके पास नहीं रह गई है। और वो जो बेचैनी है ना कि पिछला वाला हमें नतीजा दोहराना ही है, 2019 वाला जी, इसलिए उसको बार बार नए सहयोगियों की तलाश करनी पड़ती है, पुराने सहयोगियों की संभावना पर पुनर्विचार करना पड़ता है जी। अब जैसे कि राज ठाकरे को दिल्ली बुलाया गया, उनके साथ बातचीत हुई, उनके पास वोट वगैरह कुछ है नहीं, उनकी जो चुनावी क्षमताएं हैं वो लगभग उनकी पोल खुल चुकी है, वो आज तक कोई एमपी नहीं जिता पाए। लेकिन फिर भी उन्हें एक सीट देकर एनडीए में शामिल करने की कवायद चल रही है। हम सीधे जरा तो ये जो स्थिति है वो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का भी महाराष्ट्र में जो समीकरण चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पाया। ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरज, यहाँ पर जो बात हो रही है कि एक तरफ तो एनडीए है जो अपना कुनबा बढ़ाने की फिराक में लगा हुआ है, राज ठाकरे भी शामिल एनडीए में किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये इंडिया गठबंधन। अभी तक जो राजू शेट्टी और प्रकाश अंबेडकर माना जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, अब उनका इंडिया गठबंधन से बाहर होना तय माना जाए, यही फॉर्मूला तय पाया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह के फॉर्मूला अभी सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि प्रकाश अंबेडकर धीरे धीरे अपने आप को महाविकास अघाड़ी से निकालने की कवायद में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कल मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये कहा कि वो किसी भी 7 सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है। तो जो सूत्र बताते हैं महाविकास अघाड़ी और एनडीए दोनों ही कल के दिन अपने सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है उसका ऐलान कर सकते हैं। कौन सी सीट पर कौन होगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटों से लड़ेगी, इस तमाम जानकारियों पे जो सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस कल क्लियर किया जा सकता है। जी रोमाना, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। तो कल तक ये सस्पेंस क्लियर हो सकता है। अक्कू जी, आपको क्या लग रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश सिर्फ ये है कि वो अगर जरा सा भी कहीं से कोई सपोर्ट मिल सकता है। देखिए, ठाकरे की लीगेसी को उतना उद्धव ठाकरे आगे नहीं ले जा पाए जो बाल ठाकरे ने की थी, और वो शुरुआती दौर में राज ठाकरे में उसका वो छवि दिखती थी, लेकिन उनके पास वो वोट बैंक, क्योंकि 3 जिलों के हिस्से मेरा मुंबई, ठाणे और पुणे और नासिक के आसपास वाली स्थिति में था, तो वो बहुत बन नहीं पाया, उनका इतना बड़ा वोट बैंक नहीं था। लेकिन उनकी छवि जो है वो ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कुछ इनको कमजोर करेगी तो इनका कुछ मिलेगा। तो 2-4-5% वोट का खेल दोनों मिला के, माइनस प्लस मिला करके अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिल जाता है तो बड़ा सा वोट होगा। तो रासबिहारी जी, अगर किसी प्रदेश पे देश में इस वक्त मुकाबला करीबी आंका जाएगा तो क्या वो महाराष्ट्र माना जाएगा, जहां इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, मामला नजदीकी हो सकता है? नहीं, मामला नज़दीकी नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि एनडीए आगे रहेगा महाविकास अघाड़ी से। उसके कारण भी है क्योंकि शिवसेना टूट चुकी है, बहुत कम लोग उनके पास बचे हैं। यही हालत एनसीपी का है, कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए का वहाँ पर हौसले बड़े बुलंद हैं और उन्हें लगता है कि अगर हम और ज़्यादा लोग जोड़ लेंगे, क्योंकि एनडीए में कई ऐसे छोटे छोटे दल भी वहाँ पर हैं जिनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी कहीं 1 या 2 टिकटें ऐसे उनको मिलती हैं। करीब 16-17 ऐसे दल हैं वहाँ पर एनडीए के साथ में।
जो विधानसभा चुनाव में तो उनको टिकट मिलती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको नहीं मिलती है। उनकी छोटे इलाकों में कुछ वोट हैं। अगर 1500 अगर अंतर भी जहाँ रहा है वहाँ पर अगर उनके वोट भी एनडीए में आते हैं तो एनडीए को चुनाव में फायदा होता है। ये पहले भी लोकसभा चुनाव में हुआ, इसी कारण एनडीए सब लोगों को साथ जोड़कर चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है प्रोफेसर चंद्रचूड़। रोमानी जी देखिए, थोड़ा सा अगर इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे कि 1989 में जब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ आई, वहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में खास करके राष्ट्रीय चुनाव का जहाँ तक सवाल है प्रभाव बढ़ता रहा है। 2014 में भी और 2019 में भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता रहा है। इसलिए ही संभवतः शिवसेना थोड़ी बैकफुट पे थी। 2014 के बाद का जो ये चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी थोड़ी मशक्कत हो रही थी, हालांकि बाद में मना लिया गया और बाद में सरकार बना दी गई। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव होगा, और वो इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 इन दोनों को अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो कंटेस्ट है वो बहुत क्लोज रहा है और गैप भी कम होता रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों ध्रुव, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो दो ध्रुवीय है, एनडीए और यूपीए में बिल्कुल समावेशी दो तरह के गुट हैं और दोनों बिल्कुल स्पष्टता अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां एक मोमेंटम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वहीं ये देखना जरूरी होगा कि किस प्रकार से वहां पर मुद्दों पर और किस प्रकार से वहां इमोशनल पॉलिटिक्स प्ले होता है। लेकिन क्या यही सबसे बड़ी चुनौती नहीं है कि अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में वो जो दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुव रहे हैं, अब वही ध्रुव कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन। और जो दूसरी बात आपने यहाँ पर अंडरलाइन की है कि महाराष्ट्र में बहुत सी सीटें ऐसी जहां पर जीत और हार का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प इस बार देखने के लिए बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल बहुत दिलचस्प इस बार महाराष्ट्र में चुनाव रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ जगहों से नामांकन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जो पहला फेज है, 17 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेशों में वोट डाले जाएंगे। कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। और आपको बता दूं कि जो 7 चरण है जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, उसमें पहला चरण ही वो चरण है जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनकी संख्या 102 है। पहले दौर के लिए वोटिंग 19 अप्रैल, मतदान का दिन 19 अप्रैल है। नतीजे आप जानते हैं 4 जून को आएंगे। एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जरूर देखिएगा सबसे तेज और सटीक अंदाज में नतीजों के दिन की कवरेज। तो फिलहाल ये पहला फेज जिसमें 17 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें फैली हुई 102 लोकसभा की सीटें हैं, जहां 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। और ऐसे में वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करेंगे, पहले फेज का नामांकन, किधर जाएगा इलेक्शन, ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस समय क्या लग रहा है अभय सर, जो सबसे बड़ा नैरेटिव इस 24 चुनाव का है, आपकी नजर में वो क्या बन रहा है? देखिए, अभी तो पूरा चुनाव मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ है। अब वो कितना झुका हुआ है, काफी झुका हुआ है, मैं ये मानता हूं कि उसकी सीधी वजह मेरी निगाह में एक ही है कि विपक्ष को जिस तरह की एकता करनी चाहिए थी, विपक्ष ने वो एकता नहीं की। अच्छा, अगर मैं आपको जी आपसे पूछूं कि ये 24 चुनाव जो है, जिस तरीके से अभय सर कह रहे हैं, विपक्ष की नाकामी का चुनाव या फिर ये मोदी की कामयाबी का चुनाव, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मोदी की कामयाबी है नहीं है ये तो वोटर तय करेगा, लेकिन सबसे बड़ी विपक्ष की नाकामी के साथ साथ उसकी, मैं तो उसको कई बार काहिली कहता हूँ, वजह उसकी ये है कि चोर दरवाजे से बड़ी अच्छी गारंटी तय की है। खासतौर से महिला न्याय को लेकर के जो था मामला, वो उसमें तो बहुत सारा इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, अगर वो ठीक से प्रचारित की जाए तो वो बहुत बड़ा काम कर सकती थी, लेकिन वो हुआ नहीं। और इनके सामने एक संकट ये है कि ये डिलीवरी तो करते नहीं, वायदे ज़्यादा कर लेते हैं, और डिलीवरी नहीं कर पाने की वजह से या उसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी उस पर भारी रहती है। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में मोदी ने उसको, किसानों को सिर्फ 6,000 रुपये साल के दिए और कुछ किस्तें दे चुके थे वो, लेकिन इन्होंने, राहुल गांधी ने 72,000 रुपये देने की घोषणा कर दी थी। कोई आदमी ने उस पर यकीन ही नहीं किया और वोट ही नहीं किया। इसी तरीके से अभी महिलाओं को लेकर के जो घोषणाएं की हैं वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन इनके पीछे जो है वो हिमाचल और 3 राज्यों में जहां पिछली बार जीते थे वहां उनको लागू ना कर पाने के कारण वो उस पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, और वो ऐसी घोषणाएं हो रही जिससे बहुत पता ही नहीं लगा कोई एक ऐसे ही। लेकिन जब आप ये बात करते हैं राज बिहारी जी, तो फिर ऐसा लगता है कि विपक्ष की खामी है,
लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर सरकार से किसी तरीके की नाराजगी होती है तो फिर जनता नहीं देखती है विपक्ष में कौन है, विपक्ष क्या वादा कर रही है, फिर जनता तो सीधे जो भी सत्ताधारी है उसको हटाने की बात करती है ना। तो यहां पर विपक्ष की नाकामी से ज्यादा ये 24 चुनाव, क्या मोदी ने जो कामयाबी की गाथा लिखी है इन 10 साल में, उसका चुनाव नहीं माना जाएगा? बिल्कुल, ये चुनाव जो है मोदी सरकार की उपलब्धियों पर ही है। मोदी सरकार ने जिस तरह से योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया है, लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल रहा है, इसी कारण मोदी सरकार को तीसरी बार मौका मिलने जा रहा है। और विपक्ष, देखिए विपक्ष में जैसे अभय जी कह रहे थे कि एकजुटता बनाई, महागठबंधन बनाया, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और केरल में आमने सामने लड़, केरल में सब आमने सामने हैं, पंजाब में आमने सामने, पंजाब में आमने सामने है। अब एक और यूपी में कहाँ, यूपी में कांग्रेस है नहीं, बिहार में कांग्रेस है नहीं, और भी केवल कुछ राज्यों में कांग्रेस है। जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ लड़ाई, वहाँ भी लड़ाई में कांग्रेस नहीं है। ठीक है, आइए प्रोफेसर साहब। मुझे लगता है रोमाना जी, ये जो चुनाव है वो बहुत स्पष्टता यह दिखा रहा है कि राजनीति में एजेंडा सेटिंग कैसे होता है। और मुझे लगता है कि ये लगातार तीसरी बार ये 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जिस एजेंडा को आज सेट कर रहे हैं, उस एजेंडा पर विपक्ष के पास उसका कोई जवाब नहीं है, कोई स्पष्टता विपक्ष में नहीं है। और 10 सालों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है, उनकी विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, उनकी दूरदर्शिता के लोग कायल होते जा रहे हैं। इसलिए ये चुनाव जो है स्पष्टतः एक क्लैरिटी ऑफ विजन और भारत किस प्रकार विकसित होगा और किस प्रकार विकसित होता हो, किस दिशा में विकसित होगा, उस पर जो क्लैरिटी प्रधानमंत्री की है उस पर तो मतलब 24 चुनाव में मुद्दे से लेकर चेहरा तक सब सिर्फ और सिर्फ मोदी ही फिलहाल नजर आ रहा है।